तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग 21 जुलाई के द हिंदू आर्टिकल्स का ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और देखेंगे कि हम लोग के एग्ज़ाम में क्या क्या आ सकता है। इस सेशन का कोई नोट्स नहीं बनाना है, आपको सिर्फ सेशन सुनना है और ध्यान में रखना है कि क्या क्या मेन पॉइंट्स पे बातें हो रही हैं। तो पहला आर्टिकल देखेंगे, डिफेक्शन अफेक्ट मोरल सेंसिटी ऑफ डेमोक्रेसी। डिफेक्शन जानता है कि जो मैंडेट और ट्रस्ट अपमन है, जिससे आपका जब एक नेता पार्टी बदलता है तो वो इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है। ये पब्लिक इंटरेस्ट को साइड करके पर्सनल पॉलिटिकल गेन को प्राइमरी बना देता है, जो एथिकल गवर्नेंस के खिलाफ है। बार बार पार्टी बदलने पर ओपोजिशन वीक होता है और गवर्नेंस को अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है। इसमें पार्लियामेंट स्क्रूटनी कमज़ोर पड़ जाती है और रिजल्टनी जो इलेक्शन जो पब्लिक इशू और आइडियोलॉजी पर नहीं रहता। बाकी पावर ग्रैब और हॉर्स ट्रेडिंग पर फोकस रह जाता है। डिफेक्शन से डेमोक्रेटिक ऑफिस ऐसी चीज बन जाती है जिसमें आपका बॉलीलाली जा सकती है और अपॉर्चुनिटी से जनता का गवर्नर और स्पीकर और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर विश्वास उड़ जाता है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन अक्सर पॉलिटिकल बायस या फेवरिज्म के लिए यूज किया जाता है। हिस्ट्री दिखाता है कि ऑप्टिज्म से इस इंस्टीट्यूट कोलैप्स होता है। इटली का ट्रांसफॉर्मो और ब्राज़ील का फ्रेगमेंटेड कॉलिशन पॉलिटिक्स इसके प्रूफ है। जब आपका ओपोनिस्ट अलायंस रेगुलर बन जाती है तो लॉन्ग टर्म में गवर्नेंस स्टेबिलिटी और इंस्टीट्यूट एथिक्स हमेशा के लिए डिग्रेड हो जाता है। एरिस्टोटल, कौटिल्य और जैसे जो पॉलिटिकल थिंकर जो हैं उनके अकॉर्डिंग स्टेट की लेजिटिमेसी तभी बची रह सकती है जब गवर्नेंस पब्लिक अवेयरनेस को लिए काम करे। सिर्फ इंटरेस्ट और अनएथिकल डिफेक्शन से राजधर्म वीक होता है, जिससे आपका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और स्टेट कोलैप्स को खतरा बढ़ जाता है। डिफेक्शन का सबसे बड़ा लॉस वोटर का होता है। वोटर किसी आइडियोलॉजी का मैनिफेस्टो को वोट देता है, लेकिन नेता पावर के लिए लॉयल्टी स्विच कर देता है। इससे आपका बैलेट बॉक्स की वैल्यू खत्म हो जाती है और वोटर एपैथी जैसे जनता का जो पॉलिटिकल वो भंग हो जाता है। कंक्लूजन में ये लिखेंगे कि पॉलिटिकल जो डिफेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी और डेमोक्रेटिक ट्रस्ट को डीपली हार्म करता है और प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ जैसे 10th शेड्यूल में से स्ट्रिक्ट रिफॉर्म होना चाहिए, जैसे स्पीकर और डिसेंट्रेटिव पावर को न्यूट्रलाइज करना और लोगों को कमीशन से रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, ताकि आपका इलेक्टोरल इंटीग्रिटी और पब्लिक ट्रस्ट रिस्टोर हो सके। नेक्स्ट आर्टिकल देखें, कनाडा इंडिया डिफेंस कोलैबोरेशन फॉर सिक्योर फ्यूचर। इस आर्टिकल में देखेंगे जो कंट्री है मॉडर्न जो वॉरफेयर थ्रेट के मुताबिक अपने टाई को अपग्रेड कर रहा है। ऑटोनोमस ड्रोन और एरोस्पेस इनोवेशन और इन्वॉल्विंग सिक्योरिटी रिस्क पर फोकस करते हुए स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को इम्प्रूव कर रहा है, जो फ्यूचर कॉम्बैट रेडीनेस के लिए क्रूशियल है। मिलिट्री टाई को स्ट्रेंथन करने के लिए डिफेंस एडवाइजर अपॉइंट हो रहा है, जिसमें नेवल फोर्स RI एम्पैक्ट और
तिलिस्मान सबरे जैसे मेगा एक्सरसाइज से पार्टिसिपेट किया जा रहा है। इससे इंटरप्रेबिलिटी, जॉइंट मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन को काफ़ी इम्प्रूव मिलेगा। ये टाई डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करते हैं। सब्सिडी जैसे सब सिस्टम को डेवलपमेंट और एरोस्पेस टेक ट्रांसफर से स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी मिलती है। ये इनिशिएटिव डिफेंस को इंपोर्ट और डिपेंडेंस को कम करता है और इंडोजिनियस डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को ब्लास्टर करने में सिग्निफिकेंट है। स्पेस सेक्टर में साई एनर्जी क्लियर है, जैसे कनाडा का एडवांस स्पेस रोबोटिक एंड रेडार सेट, जो अर्थ ऑब्जर्वेशन टेक इंडिया का जो कॉस्ट इफेक्टिव इसरो लॉन्च प्लेटफॉर्म और सिविल एविएशन के साथ ब्लेंड होती है। ये कोलैबोरेटिव रिसर्च और ड्यूअल यूज सैटेलाइट कैपेबिलिटी को एक्सेलरेट करता है। क्लियर एनर्जी ट्रांजिशन और डिफेंस टेक के लिए यूरेनियम और रेयर अर्थ जैसे क्रिटिकल मिनरल को इंडिस्पेंसेबल है। कनाडा के वास्ट रिजर्व के साथ अप्लायंस रॉ मटेरियल सप्लाई चेन के क्रूशियल ने सिक्योर करता है, जो हाईटेक और इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजिक रेजिलेंस के लिए जरूरी है। वर्ल्ड वार II के शेयर्ड हिस्ट्री में बेस दोनों नेशन इंडो पैसिफिक और वेस्ट एशिया रीजन में सिक्योरिटी स्टेबलाइज करने चाहते थे, जिसमें आपका जियोपॉलिटिकली चैलेंज को हैंडल करने के लिए रूल बेस्ड मरीन टाइम ऑर्डर और सस्टेन करना के लिए बायलैटरल स्ट्रेटेजिक अलायंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंक्लूजन में यही देखेंगे कि इंडिया और कनाडा का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डिफेंस, मॉडर्नाइज स्पेस, साई एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल्स सिक्योरिटी में इम्पेज पोटेंशियल होल्ड करती है। स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट और इंस्टीट्यूशनल डायलॉग को डीपर करके दोनों नेशन वेस्ट एशिया स्टेबिलिटी और ग्लोबल सप्लाई चेन रेजिस्टेंस को इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी कंसर्न और इफेक्टिवली एड्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे अलाउइंग डिसेंट। इस आर्टिकल में जैसे क्रिमिनल लॉ का यूज करके स्पीच सप्रेस करने और डेमोक्रेसी एथोस हर्ट करते हैं। डेमोक्रेसी का डिसेंट और हेल्दी डिबेट जरूरी है। जब स्टेट लॉ इन्फोर्समेंट और साइलेंसिंग टूल बनाता है तो रूल ऑफ लॉ और फंक्शन राइट को बैलेंस डिस्टर्ब करता है। पुलिस फोर्स का और क्रिमिनल चार्जेस जैसे डिफेमेशन या सेडिशन का मिसयूज करके रेपुटेशन प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, जिससे स्टेट मशीनरी न्यूट्रल रहने के बजाय पॉलिटिकल बायस्ड बन जाती है, जो आपका इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी के लिए एक सीरियस चैलेंज है। पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म को सिविल लॉ जैसे डिमांड्स, डैमेज या ओपन डिबेट में के थ्रू आपका हैंडल करना चाहिए। इमीडिएट FIR अरेस्ट या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चिलिंग इफेक्ट क्रिएट करती है, जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19(1)(a) को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। IT एक्ट और साइबर लॉ को एम्बिगुअस प्रोविजन जैसे सेक्शन 66A को मिसयूज करके सैंक्शन सेलेक्टिव टारगेटिंग के लिए इन्वोक किया जाता है। ऑनलाइन डिसेंट और डिजिटल पॉलिटिकल मैंडेटरी को क्रिमिनलाइज करने के लिए डिजिटल डेमोक्रेसी और साइबर फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट करता है। अपोजिशन को दबाने के लिए स्टेट मशीनरी और ओवर यूज गवर्नेंस का
माने उसको यूज़ करके बायस रहता है। पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को एक्चुअल क्राइम सॉल्विंग और लॉ इन्फोर्समेंट छोड़कर पॉलिटिकल पॉलिसी में बिजी हो जाती है, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्ट सफ़र करते हैं। ऑप्शंस या हार्मफुल स्पीच पर आपका आर्टिकल 19(2) के तहत रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया वैलिड है, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ अपॉर्चुनिटी जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मेंटेन होनी चाहिए। फ्री एक्सप्रेशन एक कोर फंडामेंटल राइट है, जिसमें आपका स्टेट जो सिक्योरिटी के नाम पर एविडेंटली क्रूशियल नहीं किया जा सकता। कंक्लूजन में ये देखेंगे, जो फ्री स्पीच और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के बीच बैलेंस मेंटेन करने के लिए रोबस्ट डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। क्रिमिनल डिफेमेशन और डिक्रिमिनलाइज करने की पॉलिसी रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन करना और सुब्रमण्यम स्वामी केस के गाइडलाइंस फॉलो करना चाहिए, जिससे जुडिशरी स्टेट मशीनरी को मिसयूज करने को रोक सकती है, जिससे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मॉनिटरी और सिटीजन फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, डिक्लेयरिंग फुटपाथ टेकिंग सिटीज बैक फ्रॉम द कार। ये आर्टिकल आपका फंडामेंटल राइट 19(1)(d) और 21 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने फुटपाथ को पर चलने का अधिकार आर्टिकल 91(d) फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और आर्टिकल 21 आपका राइट ऑफ लाइफ एंड डिग्निटी के अंदर फंडामेंटल राइट माना गया। वॉकेबल स्पेस अब सिविक एमिनिटी नहीं है, बल्कि एक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। यूजुअल फुटपाथ एक प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर है, जिसमें WHO का डाटा अकॉर्डिंग फिजिकल एक्टिविटी कम होने से डायबिटीज और नॉन कम्युनिकेशन डिजीज बढ़ रही है। सेफ वॉकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल एक्टिविटी प्रमोट करने का पब्लिक हेल्थ बर्डन और सस्टेनेबिलिटी रिड्यूस करता है। नॉन कम्युनिकेशन जो डिजीज है उसमें आपका NCRB और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग 60% से ज़्यादा रोड डेथ जो पेडेस्ट्रियन और 2 व्हीलर राइडर की होती है, जिसमें बैरियर फ्री सेफ फुटपाथ प्रोवाइड करना रोड सेफ्टी, अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट और ह्यूमन कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए अल्ट्रा क्रूशियल है। मॉडर्न अर्बन प्लानिंग में स्ट्रीट डिज़ाइन इंक्लूसिव होनी चाहिए, फुटपाथ कंटिन्यूअस और बैरियर फ्री होनी चाहिए। साथ में ही स्ट्रीट वेंडर के लिए स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत डेडिकेटेड जोन और क्लियर यूटिलिटी कॉरिडोर का और यूटिलिटी पार्किंग जो कार पार्किंग होना चाहिए। अर्बन गवर्नमेंट सक्सेस फ्लाईओवर और ऑटोमोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं, बल्कि सिटीजन्स के लिए सेफ वॉकेबल किलोमीटर बने, उससे आपका मेजर होनी चाहिए। गवर्नमेंट के फोकस कार सेंट्रिक प्लानिंग के हटाकर ह्यूमन सेंट्रिक और इक्विटेबल अर्बन डेवलपमेंट पर शिफ्ट होना चाहिए। एक्टिव मोबिलिटी के स्केल करने के लिए हेल्थ, ट्रांसपोर्ट और अर्बन प्लानिंग जो डिपार्टमेंट और कोऑर्डिनेटिंग जरूरी है, जिसमें वार्ड लेवल फुटपाथ एडल्ट मनी ऑडिट और पार्टिसिपेटरी GIS मैपिंग और डेडिकेटेड एक्टिव मोबिलिटी पॉलिटिकल पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर को अकाउंटेबल और फंक्शनल रखने के लिए मदद करना चाहिए। कंक्लूजन में ये देखेंगे कि वॉकेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पेडेस्ट्रियन सेफ्टी, पब्लिक हेल्थ और अर्बन इक्विटी और स्ट्रेंथ करना चाहिए। नेशनल एक्टिव मोबिलिटी पॉलिसी के अडॉप्ट करना चाहिए, वार्ड लेवल ऑडिट इन्फोर्स करना चाहिए और जो स्ट्रीट डिज़ाइन में वेंडर और पेडेस्ट्रियन को इंटीग्रेटेड
करके इंडियन सिटी और कार सेंट्रिक मॉडल को रिफॉर्म करके सस्टेनेबल बनाना चाहिए, इंक्लूसिव और लाइवलीहुड अर्बन स्पेसेबल माने स्पेस बनाना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे। इंडिया अप्रूव फर्स्ट डेंगू वैक्सीन फॉर पर्सन एज 460। यह आर्टिकल ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने तकीदा कंपनी को क्यू डेंगा वैक्सीन को मार्केट ऑथराइज दे दी है। ये वैक्सीन इंडिया के पहली अप्रूव डेंगू वैक्सीन है जो पब्लिक हेल्थ केयर सेफ्टी और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक मेजर माइलस्टोन सेटअप करता है। क्यू डेंगा एक लाइव ऑटोमेटिक ट्रेड में जो प्रिवेंटेड वैक्सीन है, यहाँ यानी ये डेंगू को छोड़कर सेरोटाइप माने डेन 1 डेन 2 तक आपका अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है। ये वैक्सीन का 2 डोज रेजिमेंट होता है, इससे आपका दोनों डोज के बीच में 3 मंथ का गैप होना चाहिए। ये वैक्सीन 4 से 60 साल के लोगों को लिए अप्रूव किया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें प्री वैक्सीन ब्लड टेस्ट और प्रायर एक्सपोजर स्टेटस चेक करने के लिए ज़रूरी नहीं पड़ती है, जिसमें आपका मास इम्यूनाइजेशन कैंपेन इजीली रूल आउट हो सकता है। क्लिनिकल ट्रायल और के अकॉर्डिंग ये वैक्सीन 12 मंथ से कंफर्म डेंगू केस को 80 से 80% तक रोक सकती है। इसके अलावा 18 मंथ पर डेंगू लेड जो हॉस्पिटलाइज सेंटर केसेस जो है उसको 90% तक रिड्यूस कर सकता है। हेल्थ केयर सिस्टम पर बर्डन कम करती है। इंडिया में वर्ल्ड लगभग 1/3 डेंगू केसेस को रिपोर्ट करता है। ये वैक्सीन अप्रूव वेक्टर-बोर्न डिजीज कंट्रोल और आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करता है और पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को एफिशिएंटली बढ़ाने में रोल प्ले करता है, जो आपका इंडिया डिजीज बर्डन को हेवली कट कर सकता है। क्यू डेंगा वैक्सीन आपका ग्लोबल लेवल पर ऑलरेडी 43 कंट्री एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका में अप्रूव और टेस्टेड है। ओवर 32 मिलियन डोज वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, जो इसके ग्लोबल सेफ्टी प्रोफाइल, ट्रस्ट और इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस को प्रूव करता है। कंक्लूजन में ये देखेंगे कि क्यू डेंगा जो वैक्सीन को अप्रूव इंडिया के पब्लिक हेल्थ केयर सर्वेलेंस और सेक्टर वेक्टर-बोर्न डिजीज मैनेजमेंट करने के लिए गेम चेंजर है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए इंटीग्रेटेड लोकल और मैन्युफैक्चरिंग को अफोर्डेबल प्राइसिंग को स्ट्रेटजी के लिए साथ इंडिया डेंगू रिलेटेड हॉस्पिटलाइज को ड्रास्टिकली रिड्यूस करेगा और नेशनल हेल्थ मिशन को टारगेट करके इफेक्टिवली अचीव कर सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखें। मॉनसून सेशन ऑफ स्टॉर्मी स्टार्ट एमिड अपोजिशन प्रोटेस्ट। मॉनसून सेशन के पहले ही दिन में लोकसभा का 6 बार एडोमन माने एडजर्न हो चुका है। नेशनल इशू पर अपोजिशन का रिपीटेड प्रोटेस्ट को डिबेट और डेलीब्रेट हैम्पर करती है, जो आपका पार्लियामेंट एक्टिविटी को एक्सक्लूसिव अकाउंटेबिलिटी के लिए एक बड़ा कंसर्न है। प्रोटेस्ट का मेन कारण आपका नीट पेपर लीक और सीबीएसई में इरेगुलर स्टैंडर्ड टेस्ट गवर्नेंस के सिस्टमेटिक वल्नरेबिलिटी को हाईलाइट करके करता है और इससे लाख ऑफ स्टूडेंट को फ्यूचर कर सके मैंने स्टेक पर आता है, जिससे आपका इंस्टीट्यूशनल क्लैरिटी जो क्रेडिबिलिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसपेरेंसी को डिमांड होती है। लॉ मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट को जज को इनसे मैंने जो स्ट्रेंथन 34 से 38 बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस के रिप्लेस करने वाला बिल आपका इंट्रोड्यूस किया गया है।
आर्टिकल 123 के अंडर ऑर्डिनेंस को रूट जुडिशली पेंडेंसी पर काम करने और पेंडेंसी बर्डन को रिड्यूस करने के लिए इशू किया गया। डीएमके ने कर्नाटक के प्रपोजल केमेदातु डैम प्रोजेक्ट पर ऑब्जेक्शन उठाया है। ये कावेरी रिवर वाटर शेयरिंग इशू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को चैलेंज हाईलाइट करता है, जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म आर्टिकल 262 और ट्रिब्यूनल के थ्रू रिजॉल्व करनी जरूरी है। डीएमके ने कांग्रेस लेड अपोजिशन मीटिंग स्किप करके अपनी रीजनल प्रायोरिटी को नेशनल पॉलिटिक्स के रूप में रखा है। ये डायनामिक दिखाता है कि कोलिशन पॉलिटिक्स और अपोजिशन अलायंस में रीजनल इंटरेस्ट और फेडरल डिमांड अक्सर नेशनल कंसेशन पर डोमिनेट हो सकते हैं। आर्टिकल 103 के अंदर हाउस ऑफ एडुकेट कोरम होने के लिए बावजूद भी वेल में रिपीटेड डिस्ट्रप्शन क्वेश्चन आवर में फंक्शन नहीं हो रही है। इससे आपका एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी चेक करने की प्राइमरी लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म कोलैप्स होता है और जो पार्लियामेंट्री डेकोरम डिग्रेड होता है। कंक्लूजन में ये देखेंगे फेडरलिज्म डिस्ट्रप्शन पार्लियामेंट्री प्रोडक्टिविटी और एक्सक्लूसिव अकाउंटेबिलिटी से सेवरली अफेक्ट हो रही है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट और एग्जाम लीक जैसे कोर गवर्नेंस इशू को रिजॉल्व करने के लिए प्रोडक्टिव डिबेट जरूरी है। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, कोड ऑफ कंडक्ट और इन्फोर्समेंट और कंटेक्टिविटी अपोजिशन और पार्टिसिपेशन से ही इंडियन डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू और लेजिस्लेटिव एफिशिएंसी मेंटेन हो सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे कोर सेक्टर ग्रोथ एट 5 month हाई ऑफ 5%। कॉमर्स मिनिस्टर ने इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रियल का बेस ईयर 2011 से 12 चेंज कर दिया, जो 11 से 12 को चेंज करके 2022 से 23 कर दिया है। बेस ईयर जो अपडेट होने के से डाटा कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक्स स्ट्रक्चर और रिप्रेजेंट करता है, जिससे जून में 5% की ग्रोथ हुई है। मैन्युफैक्चरिंग और स्टील सेक्टर में हेवी यूज की वजह से आयरन ओर और आईसीआई इंडेक्स में 9 कोर सेक्टर के रूप में ऐड किया गया है। इस एडिशन से आपका इंडेक्स का स्कोर ब्रॉडन हुई है और इंडस्ट्री एक्टिविटी को बेटर इवैल्यूएशन पोजीशन होगा। डाटा कंप्लायंस को रिफाइन करने के लिए स्टील आउटपुट ऑफ ग्रॉस प्रोडक्शन पर कैलकुलेट होगा। कोल सेक्टर से कोल सेक्टर से डेरिवेटिव और प्रोडक्शन को एक्सक्लूड किया गया है ताकि आपका स्टैटिकल कैलकुलेशन को डबल काउंटिंग से अवॉइड हो सके। जून मंथ में आपका नॉन एनर्जी सेक्टर जो इंडिया में आयरन और इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट, स्टील को स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ करने के सर्ज में दिखा है। वहीं दूसरी तरफ हाइड्रोकार्बन एनर्जी सेक्टर क्रूड ऑयल गैस में कंट्रैक्शन दिखा है, जो मिक्स इंडस्ट्रियल का ट्रेंड दिखाता है। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस को कूल डाउन होने के चीप फ्यूल इंपोर्ट बढ़ गया है और डोमेस्टिक रिफाइनरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कम हुआ है। इस फॉरेन ट्रेड डायनामिक और डिमांड शिफ्ट में की वजह से ओवरऑल जो डोमेस्टिक एनर्जी आउटपुट परफॉर्मेंस पर डाउनवर्ड प्रेशर पड़ा है। आयरन ओर सेक्टर में आपका 43% का साफ जंप दिखा है, जिसमें स्टैटिकल बेस अफेक्टिव का बड़ा रोल होता है। लास्ट ईयर इसी पीरियड में कंट्रैक्शन हुआ है। इस आपका लो बेसलाइन की वजह से करंट ईयर में ग्रोथ परसेंटेज मैग्नीफाई लग रहा है। कंक्लूजन में ये देखेंगे कि बेस ईयर का अपडेट और आयरन और इंक्लूसिव से इंडेक्स
को कोर इंडस्ट्रियल रियल इकोनॉमिक ट्रेंड को बेहतर रिफ्लेक्शन करेगा और मॉडर्न स्टैटिकल मैथोलॉजिकली इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग और स्ट्रेंथन करेगी, जिससे आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेजरमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी फार्मूला और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग इंडिया के लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन हो सके। तो आज हम लोग ने इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स देखे हैं, उस पर डिस्कस किए हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस आर्टिकल्स में रील देखना है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये टेलीग्राम में चैनल में जुड़े। थैंक यू सो मच।